अपने दिल की बात कहने आई हूँ। कुछ महीने पहले ये सीए का नाटक कर रहे थे मुसलमान, और इन्होंने देश की बहुत बर्बादी करी। लगभग 2500 करोड़ का नुकसान तो वहाँ पर इन्होंने शाहीन बाग में जो तमाशा करा, तमाशा क्या मतलब 2.5 करोड़ रुपया पर डे का टोल टैक्स आता था। एक तो वो टोल टैक्स का नुकसान हुआ, तो 25 2.5 2.2 करोड़ 2.50 इंटू 101 दिन या 111 दिन, जो भी था, 101 दिन था। अब आप सोचिए उतने का वो नुकसान हुआ। फिर इन्होंने दिल्ली दंगे करे, जो इन्होंने एसिड को गंगा जल करके रखा हुआ था वो इन्होंने नुकसान करा। वहां पर 3,000 से 3,500 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। 3,000 करोड़ और 3,500 करोड़, इसके बीच का नुकसान हुआ है। तो वो और ये, उसके बाद इन्होंने जितनी बसें फूकी थी उससे पहले जेएनयू के आंदोलन के चक्कर में, उसमें भी 2500 से 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब आप सोचिए कि इन्होंने देश का कितना नुकसान कर दिया, और इनको बार बार मूर्खों की तरह समझाया जा रहा था कि सीए से या एनआरसी से मतलब भारतीय मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है, कोई ये। आपको क्या लगता है इनको पता नहीं है? इनको सब पता था, इनको सब पता है। ये जो देश में कर रहे हैं, ये खुरासान मॉड्यूल के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ये जिस भी देश में रहते हैं, 4 बच्चे जमीन पर, 2 बच्चे पेट के अंदर ले जाकर ये बोट में बैठते हैं, और कहते क्या है, सीरिया से बैठते हैं, इटली में उतर जाते हैं। तो इटली का आपने देख लिया कैसा सत्यानाश हो गया, जहां जहां इनके कदम पड़ते हैं। तो कहीं ये डूब रहे होते हैं तो छोटी सी नाव में बैठ जाते हैं ढेर सारे लोग। इनको होता है कुछ बच जाएंगे कुछ मर जाएंगे, क्या जाता है, इनको सब पता है। ये कहते हैं हम दुखी हैं, फिर ये अमेरिका वगैरह पहुंचते हैं, जर्मनी पहुंचते हैं, तो ये कहते हैं हम दुखी हैं। 2 बीवियां लेकर तुम जा रहे हो, 4-4 बच्चे, 2 पेट में, अगर कोई दुखी है, खाने को नहीं है, तो ऐसा करेगा क्या? इस तरह से हालात होंगे? नहीं होंगे, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। सीरिया में लड़ने वाला मुसलमान, किससे लड़ रहा है? मुसलमान से। जब तुम खुद से लड़ रहे हो, खुद के लोग हैं तुम्हारे, तो खुद निपटो ना, दूसरे की कंट्री में जाके सत्यानाश क्यों करते हो? लेकिन ये चूज करते हैं उन्हीं देशों को जहां पर मुसलमान नहीं है। ये इस तरह, क्योंकि इनको जिहाद करना होता है, इनको दूसरे के देश में जाके कब्जाना होता है। जैसे आप देखिए ना, भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े, भारत के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना किस आधार पे बना? कि वो भाई उन्होंने कहा हम उस हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो 99.99% ये चेन्नई वालों ने वोट दिया, यूपी वालों ने वोट दिया, और फिर ये रुक गए यहाँ। वोट देने के बाद क्यों रुके, और इनको रोका क्यों गया? जब देश ही धर्म के आधार पे बना, तो इनको रोकना किस बात का, मतलब किस बात से रोका गया? अगर 2 भाई हैं वो अलग हो गए, तो ये तो वही हो गया कि उस भाई की लड़की यहाँ आ जाती है, कहती है मैं यहीं रहूंगी ताऊ जी के साथ, कुछ दिनों के बाद कहती है मुझे इसमें से भी हिस्सा दो। ऐसा नहीं होता ना। उसके बाद ये कुछ दिन तो रहे तमीज से, जैसा कि पूरा इनका मोटर्स ऑफ ऑपरेंडी है कि भाई तो कुछ, जब तक आप कम हो तब तक चुप रहो, धीरे धीरे डिमांड करते रहो। कहीं एक बीच रोड में कपड़ा रख देते हैं, आपने देखा होगा, यूपी वगैरह में भी आपने देखा होगा, रोड में नोएडा के बीच में एक कपड़ा रख दिया था, फिर उसके बाद उसे खोदना शुरू कर दिया, फिर उसमें वहां पर खुदवाया तो कहते हैं कि मजार बना रहे हैं। तो इस तरह की इनकी हरकतें खूब चलती रहती है, वो जगह को हथिया लेते हैं। तबलीगी जमात, तबलीगी जमात ये क्या कर रहे हैं? ये सीए के बाद तबलीगी जमात क्या है? और आपको एक बहुत राज की बात बताती हूँ, जो दिल्ली दंगे हुए, ये क्यों जमाती भाग रहे हैं, जमाती क्यों भाग रहे हैं ये भी बताती हूँ। जमाती इसलिए नहीं भाग रहे कि उन्हें कोरोना ही फैलाना है। कोरोना तो सेकेंडरी चीज है, कोरोना तो सेकेंडरी चीज है। एक्चुअली जो लोगों ने कहा कि अचानक से 25-30 हज़ार की भीड़ आ गई थी, क्योंकि जब 12,000-14,000 लोग आए होंगे तो उन्हें 25,000 और 12,000 में फर्क नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि अचानक से उतने लोग एक साथ आते हैं तो वो भी नहीं दिखाई देता। और आपने एक चीज और देखी होगी, हर मस्जिद में ये लोग ताला लगा दे रहे, क्योंकि अंदर इन्होंने लोग छुपा रखे हैं।
ठीक है। मुझे तो ये भी डाउट है कि मेरी बाजू वाली मस्जिद में भी कुछ लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी मस्जिद बना दी है ज़बरदस्ती, और कुछ ना कुछ वहाँ काम होता रहता है, और ऊपर की लाइट्स जलती हैं, वहाँ पर भी संगिंद लोग देखे हैं मैंने। तो मैं ये कह रही हूँ कि तबलीगी जमात ने 9,000 के करीब लोग पहले ही भेज दिए थे, और जो लोग थे वहाँ पर, जो प्रोटेस्ट कर रही थी औरतें सीए के विरुद्ध में, नक्को नक्को बोल रही थी, वो हैदराबाद की थी, और यहाँ से भी मैंने कुछ औरतें गायब देखी थी, वो औरतें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। तो वो औरतें वहाँ जाके बैठी थी। जिन औरतों के पास खाने के पैसे नहीं थे, उनके पास अचानक से पैसे आने लग गए, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने तब्दीली देखी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तबलीगी जमात सरकार को बहुत अच्छी तरह से इनके मोबाइल, जिस दिन अटैक हुआ है दिल्ली में लोगों के घरों पर, ये देखना चाहिए कि उस दिन इनके मोबाइल किधर एक्टिवेट थे। ये मैं 100% कहती हूँ, जितना मैं इन मुसलमानों को जानती हूँ और मैं इनका नेचर जानती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ सरकार को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। यही तबलीगी जमाती थे बाहर के और इंडिया के, जो अटैक करने गए थे दिल्ली के घरों में, और जो नो एनआरसी नो कैब लिखा हुआ था, वो तो इनका एक वो था कि ये मुसलमान की दुकान में लिख दिया जाएगा तो ये नहीं मरेगा, ठीक है। वैसे जय भीम बहुत करते हैं, और इन्होंने मारा वाल्मीकि हिंदुओं को भी, क्योंकि इनके लिए चाहे कुछ हो जाए सब काफिर हैं, तो इन्होंने सबको अटैक करा पहले, उससे पहले बाकायदा लूटा, और ये जो सामान ले जा रहे थे, इनका पहले से डिसाइड था कि जो लूट पाट होगी सब बांट ली जाएगी। तो ये, और जो कह रहे हैं ना फंडिंग होती है, फंडिंग क्या होती है? ये तो फंडिंग वहाँ से जो लोग आ रहे हैं इंडोनेशिया वगैरह से, वो एक्चुअल इंडोनेशियन मुस्लिम बहुत कम है उसमें। वो ये जो क्यूगन मुस्लिम है ना, ये क्यूगर मुसलमान, ये मुसलमान हैं जो चाइनीज आपको दिखाई दे रहे हैं। इंडोनेशियन मुसलमान काले नहीं होते इतने, ये इंडोनेशियन मुसलमान काले नहीं होते, ठीक है। इंडोनेशियन मुसलमान जो ओरिजिनल हैं, जो बने हुए हैं, वो इतने कट्टर हैं ही नहीं। ये एक्चुअली मॉरिशस वगैरह जितने भी जगह हैं, इसमें पाकिस्तान से बसे हुए जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी मूल के, मतलब अगर हम अमेरिका में बस जाएं तो हम भारतीय मूल के अमेरिकन लोग होंगे, हिंदू अमेरिकन होंगे, वैसे ही वो जो इंडोनेशिया से भी आए हैं, वो इंडोनेशियन पाकिस्तानी मूल के या दूसरे मूल के लोग हैं, वो प्रॉपर इंडोनेशियन नहीं है। तो वो लोग भी आते वक्त पैसा लेकर आते हैं, ये कह के छुपा के कि वो अपने खर्चे के लिए ला रहे हैं। देखिए, अगर आप एक बात बताइए, क्या हम किसी मंदिर में चले जाते हैं रहने के लिए, अगर दूसरे देश जाते हैं? तो ये भारत में जो ये लोग गैर कानूनी बिल्डिंग बना ले रहे हैं, तो क्या ये मरगस फरगस जो भी बना ले रहे हैं, ये किसी से पूछ के इन्होंने बनाया? किसने परमिशन दी? कहते हैं कि वहां पर एक मजार बनाई हुई थी गैर कानूनन ढंग से, फिर कहते हैं कि उसको तुड़वा के 2 कमरे बना दिए गए। कहाँ ये एस्टैब्लिशमेंट बताते हैं 1920 का या पता नहीं कब का? तो एस्टैब्लिशमेंट तो इनका जब हुआ वो भाड़ में जाए, लेकिन इन्होंने बनाई किससे पूछकर? उसके बाद उसमें 4 कमरे बना दिए, फिर ऐसे करते करते इतने कमरे बना दिए। तो सरकार को ये जांच नहीं करनी चाहिए थी कि ऐसे कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो भी इस्लामिक रेडिकलाइज लोग? कभी भी आपने देखा है किसी और धर्म के आदमी को इस तरह से दूसरे के देश में जाते हुए इस तरह से काम करना, कि वो आए टूरिस्ट वीजा पे और इस तरह की हरकतें करें? कौन अलाउ कर रहा है इनको? इतना अपीजमेंट क्यों? अगर आप सऊदी अरेबिया में गलती से घुस जाइए तो आपको गोली मार दी जाएगी। इंडोनेशियन वहां पर मेड काम करती थी, उसने थोड़ा सा आरोप क्या लगा दिया, उसकी गर्दन काट दी गई। अगर इनको इतना शरिया लॉ चाहिए तो शरिया लॉ के हिसाब से इनको भी सजा दी जाए, हमको ना दी जाए, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल लॉ वाले हैं। हमको उस और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ ये है कि हमारे टैक्स का पैसा इन चोरों पर, ऐसे लोगों पर जो देश का सत्यानाश करते हैं, क्योंकि जिस आदमी का देश होता है ना, वो देश की फिक्र करता है, देश की चीज़ों को बर्बाद नहीं करता। वो गुजरात में दंगा करके तोड़फोड़ नहीं करता, हमेशा गुजरात दंगों का रोना रोते हैं, लेकिन जब आप ओखली सांप के बिल में हाथ डालोगे तो आपको नहीं मारेगा कोई। समझौता एक्सप्रेस में आपने लोगों को जिंदा जलाया चुन चुन के कि ये हिंदू आ रहे हैं, इनको मारो। जब आप पे अटैक हुआ तो आप रोने लग गए। कभी अपनी गलती भी बताया करो, खैर तुम नहीं बताओगे क्योंकि
मुसलमान जो सच बोल दे वो मुसलमान कैसा है ना। तो सच तो तुम्हें बोलना नहीं है। एक अच्छा मुसलमान बन जाता है, 99% खराब बन जाते हैं, 99% अटैक करते हैं, फिर आधे % आके पुचकारते हैं, फिर हमारे मन में डालते हैं कि सब मुसलमान ऐसे नहीं होते। फिर एक NGO के नाम पे एक्टिविस्ट बन जाता है, वकील आ जाते हैं फर्जी इनके हैं। तो आजकल इन्होंने एक औरत खड़ी कर दी है, कौन सी वहाँ की, सऊदी अरेबिया की, जिसको उसके बाप ने 7 लोगों के साथ नंगा कमरे से आपत्तिजनक हालत में निकाला, जिसको एक प्रिंसेस कह रहे हैं। उसको पुलिस बुलाकर उसके बाप ने ही गिरफ्तार करवाया, सो कॉल्ड प्रिंसेस इनकी, ठीक है, वो प्रिंसेस हैं इनकी। प्रिंसेस वैसे मेरे कुत्ते का भी नाम है, ठीक। तो वो प्रिंसेस इन्होंने करा। इजिप्ट का एक लॉयर हायर कर रखा है, प्रोपेगेंडा लॉयर है, उसे हायर कर रखा है। वो बड़ा सा पहनकर वो इनका अरबिक बन जाता है, क्योंकि हमारे लिए क्या है, जिसको अरबिक आती है, ऐसे पाकिस्तानियों को भी अरबिक आती है, कुछ कुछ भारत के मुसलमानों को भी अरबिक आती है, लेकिन जो ये वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले हैं, ये अरबिक अगर बोलते हैं तो वहाँ का इमिटेशन बहुत अच्छा कर देते हैं, मतलब उनकी नकल बड़ी अच्छी कर देते हैं। तो ये वहाँ बैठ कर ये इंडिया की इमेज खराब करने में लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि इनके फेक प्रोपेगेंडा में मत आओ और इनकी किसी बात से सिंपैथी मत रखो, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं। और सरकार को जांच करनी चाहिए कि ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे, तबलीगी जमाती और ये जितने भी लोग थे, ये सब लोग शामिल थे इस दंगे में, इसीलिए ये भागते फिर रहे हैं। इनके छुपने का और कोई कारण नहीं है दोस्तों, मैं आपको ये चैलेंज के साथ कहती हूँ। इनकी जांच हो, इनको 4 डंडे जब पड़े तब पहचान में आ जाएंगे। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ऐसी हरकतें वहाँ दंगे के वक्त इन्होंने लड़कियों को पकड़ पकड़ के करी थी। वो प्रजापति एक लड़की की लाश मिली थी ना, वैसे ही। तो आपको मैं बता रही हूँ, यही दिल्ली दंगों में शामिल थे, क्योंकि ये नवंबर से रह रहे थे, दिसंबर से रह रहे थे, और दंगे भी तब ही हो रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे थे। और जो एक टीवी में भी एक वीडियो आ रहा था जिसमें एक लेडी कह रही थी हमें मोदी से का ही पैसा चाहिए 500 रुपये। तो उसने कहा, मैनेजर ने, तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए हैं? तो कहती है मुझे नहीं मालूम। तो उसने कहा 3,05,500 हैं। तो कहती नहीं, मोदी वाले दे दो। उस औरत को यही नहीं पता उसके अकाउंट में कितने हैं, और उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसके पास इतने रुपए हो सकते हैं। तो ये सब जो रुपए इन्होंने कमाए हैं, ये वहीं से कमाए हैं। और जो ये ब्लैक मनी लेते हैं, वो भी ऐसे ही लेते हैं कि इसके अकाउंट में 3 लाख, इसके अकाउंट में 2 लाख, इसके अकाउंट में 10 लाख, जिसका स्टेटस जितना है, जिसको पूछताछ ना हो, उस तरह से मिनी नंबर्स ऑफ अमाउंट लेकर लेते हैं, और उसको फिर इस तरह के दंगों में उपयोग करते हैं। कैसे खिला रहा था मौलाना साद? वो कहता है, एक रहमान है, कौन है वो, कहता है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका घर है, उसके बाप का घर है, वो उसके बाप ने बनाया वो घर। वो मौलाना साद की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसकी? क्या करता है वो? उसको चंदा आता है तो उसके निजी इसके लिए चंदा आता है, किससे पूछ के इतना सारा चंदा आता है? टैक्स भरता है वो। टैक्स इन्होंने कभी भरना नहीं होता, टैक्स हम भरें, सब्सिडी इनको सरकार दे। सरकार ये क्यों नहीं कहती है कि जो सहयोग नहीं करेगा उसको हम सब्सिडी नहीं देंगे? जो देश के कानून को नहीं मानता उसको सरकार पनिशमेंट के तौर पर ये क्यों नहीं कहती है कि अगर आप कागज नहीं दिखा रहे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी? अगर आप सरकार के इस फैसले के साथ नहीं है, अगर आपने इनके साथ चाइनीज, देखिए भाड़ में जाए दुनिया, इलेक्ट्रॉनिक कार्स लेकर आइए, पेट्रोल वाली कार बेचना ही बंद कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए इनका पेट्रोल। वेनेजुएला से पेट्रोल ले लीजिए, कहीं से पेट्रोल ले लीजिए, हमें चैन से जीना है। हमें सख्त कानून चाहिए इस देश में, पुलिस को पावर होनी चाहिए कि अगर कोई दंगाई दंगा करे तो तोप से उड़ा दिया जाए, और कोई अगर उसके लिए खड़ा हो तो उसको भी जेल में डाल दिया जाए। जिस दिन आप ये सोनिया गांधी और इस तरह के बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने गुनाह करा उनको जेल में डाल देंगे ना, उस दिन से ये लोग बिल्कुल चुप हो जाएंगे। ये जो कपिल सिब्बल है, ये इनका बिचौलिया जो है, इन सबको आप डालिए, ये सब शामिल हैं इन दंगों में। केजरीवाल इसलिए अब हाँ मिला रहा है क्योंकि उसको लग रहा है पानी सर से ऊपर चला गया है। जिसका MLA तू तड़ाक करके बात करता है उससे, जिसकी इतनी हिम्मत हो गई है, अमानतुल्लाह कौन है वो, क्योंकि केजरीवाल ने अपनी औकात वैसी कर ली है। नहीं तो एक चीफ मिनिस्टर, जब हम बच्चे थे शायद उनके बारे में सुनते थे, एक्स CM
साहिब सिंह वर्मा एक्स सीएम बोलते थे, तो एक्स सीएम को भी लोग रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन अब तो केजरीवाल को केजरीवाल आ गया बोलते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्या केजरीवाल इस तरह से जो कर रहा है, उसको क्या लगता है पूरे देश में, मतलब अगर इसको तबलीगी जमात और इतना मुसलमानों का अपीजमेंट है, तो ये ममता बनर्जी, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे, इन सब को इन जमातियों से अपने मुंह में थुकवा लेना चाहिए और चाट लेना चाहिए। और ये जो सुनने में आ रहा है कि सामान आप लेंगे, इन्हीं से लेंगे, क्यों लेंगे भाई? हमारा क्या अपना संवैधानिक अधिकार नहीं है हम किससे सामान लें? ये थूकते हुए वीडियो आ रहे हैं इनके, हम क्यों सामान लें इनसे? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भारत सरकार इसमें जांच करे और देखे कि ये जो ये है तबलीगी जमात, इसका क्या रोल रहा है इन दिल्ली दंगों में भी। आपको पता चल जाएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।